पीछे के 2 लेक्चर्स में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा हम एक क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। क्विक रिवीजन। तो क्लाइमेट चेंज हमने बताया क्या होता है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर पैटर्न, ठीक है। पैटर्न, एक वर्ड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पैटर्न है, ठीक है। वेदर किसका पैटर्न, वेदर, वेदर का जो पैटर्न होता है जब उसमें लॉन्ग टर्म में शिफ्ट आता है, जो एक लॉन्ग टर्म का एवरेज जो फिक्स किया गया था, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म का एवरेज था, यहाँ पे रेनफॉल ऐसी होगी, यहाँ पर टेम्परेचर इतना होगा, यहाँ पे ये इतना होगा, ये इतना होगा, तो इसका जो एवरेज था फिक्स किया गया था, उसमें जब चेंज होता है तो उसी को बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, इस कारण हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक। आज का हमारा टारगेट है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के जो नेगोशिएशंस होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है आमतौर पे बोला जाता है कि 1992 से शुरू हुआ, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जनरल पब्लिक के बीच में ये आइडिया है कि 1992 से शुरू हुआ। हालांकि 1992 से शुरू हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी बात होती थी। जैसे 90, अगर हम बात करें 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी से कुछ साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे, वो माइनॉरिटी में ही थे, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि जिस तरीके से हम CO2 को एमिशन कर रहे हैं, भविष्य में हो सकता है कि हमारा प्लाइनेट वार्म हो। वार्म होने का मतलब है कि ज़्यादा जब CO2 का एमिशन कर रहे हैं, तो ये बात तो उसमें क्लियर हो चुकी थी कि CO2 गैस कैसे काम करती है एटमॉस्फेयर में। तो CO2 गैस जब हीट को ट्रैप करती है, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न कर रहे हैं, जब उसको हम जला रहे हैं, तो वहाँ से CO2 का एमिशन हो रहा है। जब CO2 का एमिशन हो रहा है, सारे देश इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, सारे लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ से CO2 का लगातार एमिशन हो रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट, गिनती की गिने चुने लोग, ऐसा बोला करते थे कि CO2 का जो इमिशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो भविष्य में छोड़ो, फ्यूचर में जो है हो सकता है कि प्लानट वार्म हो। और उनका अनुमान काफ़ी हद तक सही था, क्योंकि प्लानट तो वार्म हो ही चुका है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1750 से 2024 के बीच में हमने 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। ये 1 पॉइंट हमें तो काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन ये कम नहीं है, क्योंकि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट के हिसाब से देखेंगे ना, क्योंकि आम आदमी को कुछ पता ही नहीं, उससे क्या लेना देना। 1.1 मतलब कुछ नहीं है। जैसे कोई 100 रुपये, किसी के पास 100 रुपये है, आप उसको 1 रुपये देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप किसी के पास 1 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, उसका 1% देंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए ये जो 1 है ना, 1.1, ये वैल्यू डिपेंड करता है कौन देख रहा है इस वैल्यू को। अगर एक क्लाइमेटोलॉजी देख रहा है, उसके लिए इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये वाली हमने जो बताया 1%। और एक आम आदमी देख रहा है, उसके लिए ये वैल्यू 100 रुपये में 1 रुपये कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी प्रकार है। तो 1.1 जो है काफ़ी बड़ा है, 1% के बराबर है, समझो। जो होता नहीं बड़ी अमाउंट का 1%। तो इनिशियल डेज में हमने बात की कि क्लाइमेटोलॉजी, कुछ साइंटिस्ट जो है इस बात को मानते थे कि क्लाइमेट चेंज होगा तो ऐसा ऐसा होगा। तो 1950s में, ठीक है, 1950s में भी चीज़ें ऐसे होती रही, कोई इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें आप तभी ध्यान देंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, जब प्रॉब्लम दिखेगी, विजुअल होगी ना ज़्यादा, और उसका एविडेंस होगा, ठीक है, उसकी साइंस होगी कि आप बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब उसको प्रूव करिए। अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं, ठीक है। तो तमाम चीज़ें जो हो रही थी, जैसे सपोज करो कि मान लो कि क्लाइमेट चेंज में जो इम्पैक्ट में हम लोग पढ़े थे, तमाम चीज़ें हो रही थी, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो साइंटिस्ट लोग थे, साइंटिस्ट लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और पॉलिटिशियंस जो उनको डिसीजन लेना है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है भाई, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, ये बात कॉमन मैन को, कॉमन ह्यूमन को पता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने
अपना टारगेट यहाँ शिफ्ट किया कि क्लाइमेट चेंज जो तुम्हारी बर्बादी हो रही, जो ये क्लाइमेट चेंज की वजह तुम्हारा ये फ्लड नहीं आ रहा है तुम्हारे घर के आसपास, बार बार फ्लड नहीं आ रहा तुम्हारे एरिया में, जो बार बार ड्राउट नहीं आ रहा तुम्हारे एरिया में, जो साइक्लोन बार बार नहीं आ रहा, जो इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इन सब की वजह जानते हो क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों से मतलब क्लाइमेट चेंज, इसने पूछा कि ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसने बोला कि भाई जो लोग यहाँ से इंडस्ट्री सेटअप किए हैं वहाँ से जब CO2 का इमिशन होता है, जब वहाँ से CO2 का एमिशन होता है, ठीक है, जब वहाँ पे CO2 का एमिशन होता है तो CO2 जो है हीट ट्रैपिंग गैस है, हीट ट्रैप कर रही है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर CO2 है, ठीक है, CO2 गैस है जो हीट ट्रैप कर रही है, तो इससे हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे जो पैटर्न है, वेदर का पैटर्न है, वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा चेंज हो रहा है, इससे जो है चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। तो ये बात धीरे धीरे आम आदमी को समझ में आई, तो आम आदमी ने क्या किया, झंडा लेके रोड पे आ गया। तो जब झंडा लेके रोड पे आ गए तो पॉलिटिशियन को लगा तो ये पब्लिक मतलब क्लाइमेट चेंज को समझ रही है, हम तो नहीं समझ पाए लेकिन पब्लिक कुछ समझ रही है क्लाइमेट चेंज को। तो पब्लिक को जो है पॉलिटिशियंस को वोट लेना है, पॉलिटिशियंस को क्या लेना है, वोट लेना है आम आदमी से, तो आम आदमी की बात तो सुननी पड़ेगी, इसलिए क्लाइमेट चेंज पर धीरे धीरे क्या होगा कि पॉलिटिशियंस ने ध्यान देना शुरू किया, ठीक है, पॉलिटिशियंस ने क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ होती है इस पर ध्यान देना शुरू किया। तो इसी कंटेक्स्ट में 1970, ठीक है, कंटेक्स्ट समझ में आएगा ना, जो मैंने ऊपर स्टोरी बताई, कंटेक्स्ट यही है। इस कंटेक्स्ट में 1972 में एक कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसका तो काफ़ी टेक्निकल नाम है, उसके लिए सिंपली के लिए ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में सारे बिजनेसमैन बोल सकते हो एंड साइंटिस्ट लोग आए, ठीक है, वो लोग चर्चा करें हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से तमाम चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, ठीक है, एंड तमाम तरीके के वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, हजार्डस वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, रिवर्स पोल्यूटेड हो रहे हैं, ओशंस पोल्यूटेड हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पे मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग से इन लोगों ने एक कंक्लूजन ये निकाला कि हम लोग UNEP की स्थापना कर देते हैं, यूएन के अंदर ही इन्वायरमेंट की एक बॉडी, क्योंकि इन्वायरमेंट यूएन में जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड तब तक कोई एजेंसी नहीं थी जो स्पेशलाइज फोकस करे। तो 1972 में जब ये मीटिंग हो रही थी, ठीक है, 1972 में, जब 1972 में मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ से साइंटिस्ट लोग या ये जो पॉलिटिशियंस है सारे लोगों ने कि हाँ ठीक है, तो जनता को ही पता चल गया थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ, साइंटिस्ट लोगों ने बोला क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ठीक है, उसके लिए तुम लोग चिल्ला रहे हो, तुम्हारे लिए, जनता के लिए, सबके लिए हम इन्वायरमेंट बना देंगे, ये बॉडी इन्वायरमेंट के लिए ध्यान रखेगी, ठीक है। इस बॉडी को बहुत सारे फंक्शन में देखे थे। तो जो UNEP बनी, ठीक है, UNEP 1972 में बना दी गई। अब जब UNEP 1972 में बना दी गई तो इसके बहुत सारे फंक्शन थे। ये इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है यूएनईपी 1972 में, इसकी एक फंक्शन बोल सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना है, कंजर्व करना है, कंजर्व नहीं करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। फिर दूसरा इसका काम हो गया पॉल्यूशन से रिलेटेड, दूसरा तीसरा काम हो गया इसका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, चौथा काम बोल सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तमाम काम आते हैं, लगभग इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे काम आते हैं, तमाम तरीके के जो वेस्ट होते हैं एक देश से दूसरे देश में जो जाते हैं, उससे होने वाले तमाम प्रॉब्लम, तो उन सब चीज़ों को लेकर यूएनईपी जो है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये यूएन से रिलेटेड एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो इन्वायरमेंट पे फोकस करती है। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ना हमने ये नहीं शायद बताया होगा कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारे लिए जैसे एक डिपेंड कर सकते हैं इस कंटेक्स्ट में, जैसे हम बात करते हैं कि सारे ह्यूमन के लिए ले लें हम, जैसे 800 करोड़ ह्यूमन है, ठीक है, 800 करोड़ ह्यूमन है, तो इसके चारों ओर जो कुछ भी है वो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ह्यूमन सेंटर में है सारे ह्यूमन, उनके आसपास कलेक्टिव रूप से जो है सब इन्वायरमेंट है। एक ह्यूमन लेयर वो भी इन्वायरमेंट है, बहुत सारे ह्यूमन लेयर उनके चारों जो है सब इन्वायरमेंट है, ठीक। तो 1972 ये बना, ठीक है, इसी प्रकार ये तमाम ये मीटिंग 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 होती रही। फिर 1992 में जो है ब्राज़ील में एक देश है, ब्राज़ील,
ब्राज़ील में रियो de जेनेरियो, ठीक है, रियो दो जेनेरियो, शॉर्टकट में इसको रियो याद करो, ठीक है। रियो में 92 में मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या हुआ कि यहाँ पे वो क्या नाम बोल सकते हो, पॉलिटिशियंस ने एग्री किया किस बात पर, कि हम लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, या एक लॉ बना लेते हैं जिसका सोल पर्पज होगा क्लाइमेट चेंज को देखना, ठीक है। यूनिपी जो बना था वो 1970, यूनिपी बना था 1972 में। इससे लगभग देखो तो 20 साल बाद आया ना। तो ये 20 साल बाद आई बॉडी। तो इसका सोल पर्पज क्या होगा, इसका जो 1972 बॉडी आएगी, एग्रीमेंट से जो बॉडी बनेगी यूएनएफसीसी, ठीक है, इससे ये जो बॉडी बनेगी इसका सोल पर्पज होगा इन्वायरमेंट जो प्रभावित हो रहा है तमाम चीज़ों से। तो उनमें एक रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है, इसको कलर चेंज करते हैं। तो जो 1992 हुआ, 1992 में यूएनएफसीसी की स्थापना हुई, ठीक है। अब यूएनएफसीसी एग्जैक्टली क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा इसको अभी बता रहे हैं। तो फिलहाल जो 1992 में यूएनएफसी की स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना नहीं, इसको किया गया कि एडॉप्ट किया गया, मतलब सारे पॉलिटिशियंस ने बोला कि यस सर, हमें इस बात को, जैसे एक ड्राफ्ट नहीं होता है कोई चीज़, जैसे किसी चीज़ का ड्राफ्ट नहीं होता, ठीक है, ड्राफ्ट मतलब इसमें ये बातें लिखी, जो लोग एग्री करते हैं सब लोग अपने लाइन से साइन करिए, ठीक है। यूएसए ने साइन किए, कनाडा ने साइन किए, हमें कैरेबियन कंट्री ने साइन किए, जापान ने साइन किए, उसके बाद चाइना ने साइन किए, इंडिया ने साइन किया, रसिया ने साइन किया, सऊदी अरबिया ने साइन किया, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री ने, सारे दोस्तों ने साइन किया है। बोले कि हाँ, जो ये ड्राफ्ट में बात लिखी गई 19 में जो ड्राफ्ट बना था क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस बात में सारे देश हम सब एग्री करते हैं। तो सारे ने साइन कर दी, ठीक है। साइन करने के बाद एक काम और दूसरा होता है, उसको रेटिफाई करना होता है। रेटिफाई करने का मतलब है कि आपको अपने देश में उसे एज ए लीगल डॉक्यूमेंट मतलब बनाना होता है, कि मतलब जैसे अपने कोई देश अपने देश पार्लियामेंट से कोई चीज़ लॉ पास करता है तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, भाई आप लोग को अवॉइड करेंगे, लॉ को फॉलो करेंगे। उसी प्रकार इन जो आपने यहाँ पे साइन कर के लोग जा रहे हो, तो अपने देश में भी यही एग्रीमेंट इसी प्रकार का आपको पास करना होगा। हालांकि कुछ देश पास किए, कुछ देश पास नहीं किए, इसकी हम बात करेंगे अभी, कौन देश पास नहीं किए, उसमें एक यूएसए ही है। तो 1992 में यूएन एफसीसी को एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और ये 1994 से फोर्स में आ गया। उसी साल इसकी कॉप 1 होती मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली मीटिंग होती है बर्लिन में, ठीक है। हालांकि एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए अपना बताना, बता देते हैं। अब ये जो 1992 मीटिंग हो रही है, इसके पीछे एक रीजन है, ये जैसे 1988 में एक आईपीसीसी, ठीक है, आईपीसीसी, इसको दो लोगों ने बनाया था, एक यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ, दोनों ने मिलकर बनाया था इस बॉडी को, ठीक है। इस बॉडी का पर्पज है, सोल पर्पज है साइंटिफिक एविडेंस लाना, साइंटिफिक एविडेंस लाना, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको तमाम चीज़ों से किस प्रकार साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से पढ़कर उसको बताना है क्लाइमेट चेंज ये है, ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका ये इम्पैक्ट होगा, और आपको इसको रोकने के लिए ये चीज़ें करनी होगी, एग्जैक्ट मतलब साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ का सोल्यूशन बताना, ठीक है। एज बोल सकते हो एज ए टीचर है एपीसी, हर चीज़ को एक्सप्लेन करती है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो 1994 में जो है फोर्स में आ गई, ठीक है, कौन, यूएनएफसीसी। 1992 एग्रीमेंट हुआ, अडॉप्ट किया गया। 1994 में एक यूएनएफसी नाम की एक बोल सकते हो एग्री बॉडी बनी, ठीक है। एक फ्रेमवर्क बनाया गया, बॉडी नहीं बोल सकते, एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि इस मतलब 19 जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बताया गया कि ऐसे ऐसा होगा, हर साल हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी डिस्कशन के चक्कर में 1994 प्लस इसमें थ्री जोड़ोगे तो 97। तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, ये इसमें होगा कॉप 3, ठीक है।
कॉप 3 हुआ था क्योटो में, ठीक है। कॉप 3 हुआ था क्योटो में। क्योटो में एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज को लेकर। एक नया एग्रीमेंट की स्थापना हुई, ठीक है। नए एग्रीमेंट की स्थापना हुई। न्यू एग्रीमेंट की स्थापना हुई क्योटो में। कहाँ? क्योटो में। क्योटो कहाँ है? जापान में। जापान का एक देश है, ठीक है। 1997। 1997 क्योटो कहाँ है? जापान का एक देश है, ठीक है। वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ क्योटो नाम का। क्योटो में अब एक्चुअली क्या प्रोविजंस को अगर हम बात करते हैं, क्योटो में देखो भाई, एक प्रोविजन ये है कि ये बाइंडिंग था, ठीक है। बाइंडिंग था मतलब आपको फॉलो करना होगा। जो लोग इसको अडाप्ट कर रहे हैं उसको रेटिफाई करना है, तो आपको बाइंडिंग है, आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि उस पर अगर बाइंड फॉलो नहीं करेंगे तो आक्रमण कर देंगे सारे देश मिलकर। हाँ, ये है कि आपकी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल एम्बेरसिंग होगा या फिर बेइज्जती होगी, इस टाइप की कुछ होगा। या थोड़ा बहुत पेनल्टी भी लगा दीजिएगा अगले साल, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अगले साल आपको इतना करना होगा, ठीक है। जैसे बोला गया कि आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं, आपने 20 नहीं बनाए तो अगले दिन आपको हो सकता है 40 क्वेश्चन बनाने पड़े। इस प्रकार आप इनको जो टास्क दिए गए उतना नहीं किया तो हो सकता है अगले साल आपको ज़्यादा एमिशन कट करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो क्योटो जो है 1997 में जापान के एक देश में एक नया एग्रीमेंट हुआ यूएनएफसीसी के अंडर में, ठीक है। यूएनएफसीसी के अंडर में ही एक यूएनएफसीसी क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉडी है, ठीक है। एक ढांचा है, इसके अंदर ये सब बारे बातें होती हैं, ठीक है। और इसका सोल पर्पज है यूएनएफसीसी का क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन करना, जो जिम्मेदार फैक्टर उसको मिटिगेट करना। इसका सोल पर्पज क्लाइमेट चेंज। इसका बायोडाइवर्सिटी से लेना देना कोई नहीं है, पॉल्यूशन से लेना देना कोई नहीं है, पेड़ से लेना देना कोई नहीं, सिर्फ इसका सोल पर्पज है क्लाइमेट चेंज। तो हम्म, तो 1997 में होना था क्योटो प्रोटोकॉल। जो है बॉन्डिंग था, और बाइंडिंग था कुछ देशों का था। उनको बोलते हैं एनेक्स कंट्रीज, और दूसरे को बोलते हैं नॉन एनेक्स। नॉन एनेक्स कंट्री इस पर बाइंडिंग नहीं थे, एनेक्स कंट्रीज जिनको बाइंडिंग था, मतलब इसमें जो मोस्टली डेवलप कंट्रीज थी, डेवलप कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग था। आपको एमिशन करना था, आपको एमिशन पे कम करना था। कितना कम करना था? आप बोल सकते हो 1990 में जो एमिशन करते थे उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल को जो है फोर्स में, क्योटो स्पेलिंग में गलत लिख दिया मैंने। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल जो था, तो इसको फोर्स में आने के लिए, मतलब लागू हो जाने के लिए, जैसे एक होता है एडाप्ट, कोई चीज़ एडाप्ट करना, एक होता है फोर्स में आना, मतलब लागू होना, ठीक है। सहमत होना, हिंदी में बोल सकते हो सहमत होना, लागू होना। तो एडाप्ट करने के मतलब सारे लोग हाँ हम एडाप्ट करते हैं, हम इस बात को मानते हैं, ठीक है। फोर्स माने का मतलब जो बात मानते हो अब वो बात लागू होगा, आपको उस जिम्मेदारी को निभाने का मौका आ गया, ठीक है। जैसे होते हैं कि कुछ लोग हाँ हम भी बच्चा पैदा करेंगे। सपोज करो अब यहाँ पे बच्चा हो गया, भैया आपको उसको झेलो पालो। यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे, लो यहाँ पे पैदा होगा, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ, अब पालो शुरू करो। तो इस टाइप का हो सकता है। अडाप्ट मतलब हो गया कि सारे लोग सहमत हैं, एंड फोर्स मतलब अब लागू हो गया, करो। जो जो वहाँ पे सहमत हुए उन सब चीज़ों को यहाँ पे करो। तो ये तो होगा फोर्स। फोर्स में कब आया क्योटो प्रोटोकॉल? एक्चुअली कोई भी चीज़ फोर्स में आने के लिए ना, यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई थी कि क्योटो प्रोटोकॉल तभी फोर्स में आएगी जब 55 कंट्रीज जो है एग्री करेंगी, और इनका जो कलेक्टिव एमिशन होगा वो भी 55% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर जो 55 कंट्री जो है सहमत हो जाएंगे कि ये होगा अपने देश के अंदर रेटिफाई करके, तो यूएनएफसीसी के माध्यम से वो बात जो है, वो एग्रीमेंट है, जो क्या नाम का जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये फोर्स में आ जाएगा। ये समझ नहीं आएगा कुछ लोगों को, हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है फोर्स, एक होता है अडॉप्ट करना, ये समझ में आ गया होगा। फिर ये बात आती है कि जब 1997 में ये बन गया तो तुरंत लागू हुआ नहीं। फोर्स में कब आया? लगभग इसको बोल सकते हो 2005 में आया, ठीक है। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आया था, मतलब यहाँ पे अडॉप्ट किए, सारे लोग सहमत हुए। उसके बाद यहाँ पॉलिटिक्स चलती रही, और इसी बीच वैसे 2001 में
इसको इससे इस एग्रीमेंट से जो सहमत था बोला हम सहमत हमत नहीं है, सब बकवास है कि हम दुनिया के किंग हैं, दुनिया के किंग हैं, दुनिया के किंग हैं, ठीक है। जब दुनिया के हम किंग हैं तो हमें रूल से अवॉइड होना का जरूरी है, रूल हम नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यूएसए ने इसको रेटिफाई ही नहीं किया। इस प्रकार बोल सकते हो कि जो कंडीशन थी 55 कंट्रीज 50 उनका कलेक्टिव एमिशन 55% होना चाहिए, उसमें डिले हो रहा है, उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स तमाम चल रही है, तो लेकिन लगभग 2004 के आसपास रसिया ने जो है रेटिफाई करी अपने ही है। तो इस प्रकार जो अ, समझौता हुआ था कि 55 कंट्रीज के टोटल में से 55 होने तभी ये फोर्स में आएगा। तो इस प्रकार कंडीशन 2004 में इन्होंने फुलफिल किया रसिया ने लास्ट में, और लगभग फरवरी के आसपास फोर्स में आ गया, ठीक है। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आ गया। फोर्स में आने का मतलब क्या होगा, मतलब हो गया कि जो जो कंट्री इस बात से एग्री किए हैं डेवलप में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज ने कि हम ये करेंगे, तब उन लोगों को करना क्या होगा, 2008 से 2012 के बीच, ठीक है, 2012 के बीच, 2012 के बीच, ठीक है, फेज वन इसको बोल सकते हैं, फेज वन, क्योंकि प्रोटोकॉल दो फेज में आएगा, अभी आगे बात करेंगे। तो 2008 से 2012 के बीच फेज, इस टाइम ये फेज वन में, इस ड्यूरेशन में जो डेवलप कंट्री ने एग्री किया है, जो कुछ लोग तो मान लो जैसे बाहर हो गए, उसकी बात ही अलग है, क्योंकि उसको राजा बनना है दुनिया के, मतलब हम चौधरी बनना है, इस टाइप को बोल सकते हो। तो उस बंदे ने, यूएसए ने, वो बहुत हो गया, बाकी लोग जो एग्री किए थे उन्होंने बोला, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लोग काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुए थे। तो हाँ, तो कितना 1990 में जो एमिशन था, ठीक है, उसका 5% लेस करेंगे। जैसे हमने बोला कि 1990 में हम लोग 500 टन एमिशन करते थे, तो 2004 से 2008 से 2012 के बीच में हम इसका 5% ट्राई करेंगे कि लेस एमिशन करें, बढ़ाना नहीं है, लेस करना है, ठीक है। इसका जो भी परसेंट आएगा अनुमान से कहते हो कि इस प्रकार लेस एमिशन करना है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी हद तक इसमें सफल हुई। तो ये सब चलता रहा कि उसी प्रकार अब तो सारे साइंटिस्ट लोग तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि अब मान लो एक नियम बना दिए गए, तो और नियम आगे भी बना होगा, 4 साल के लिए इम्प्लीमेंट हुआ ना, 4 साल के लिए क्यों होगा, इसके पीछे कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन 4 साल के लिए हुआ, ठीक है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट 15-20 साल के लिए बना, कोई फॉलो करे फॉलो करे, फिर 4 साल में देखते हैं भाई क्या कैसे होता है। बाइंडिंग है, वो भी बाइंडिंग भी था। एंड फिर उसका दूसरा पेज हुआ दोहा अमेंडमेंट। दोहा में अमेंडमेंट हुआ, किसके किस चीज़ का अमेंडमेंट हुआ, एक क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल जो था ना, क्योटो प्रोटोकॉल का फेज टू शुरू हुआ, एक कब शुरू हुआ, 2013 से 2020 के बीच में, 2013 से 2020 के बीच में क्योटो प्रोटोकॉल का फेज टू शुरू हुआ। फेज टू शुरू होने का मतलब इसमें जो है लगभग 1992 में जो मिशन था उसका लगभग 18% कम करना है, ये भी लगभग डेवलप कंट्रीज पे ही लागू था। एंड डेवलप कंट्रीज पर ही लागू था, तो इसमें से और सारे देश यूएसए वैसे लगभग हाँ ना करता रहा, उसने कुछ किया नहीं। एंड उसमें से अब नेक्स्ट टाइम पे और लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे लोग। हाँ, एक चीज़ मैंने बताया होगा, कनाडा जो है क्योटो प्रोटोकॉल फेज वन में भी बाहर हो गया था 2011 में, ठीक है। यूएसए 2001 में बाहर हो गया था, कनाडा 2001 में, और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उसके बाद जापान हो गया, इस टाइप के देश सेकंड फेज में 2013 से 2020 के बीच में सेकंड फेज में ही बाहर हो गए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। एक वजह ये हो सकती है कि इसी बीच ये कलर है, ये दिख रहा है, इसी बीच क्या हो रहा था, जैसे 2013 से 2020, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल था, लागू हुआ। हालांकि इसमें कोई देश एग्री नहीं किए, क्योंकि इस मैक्सिमम देश से तो बाहर ही हो गए, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बोल सकते हो अनऑफिशियली ऑफिशियली चल रहा था, ठीक है। तो इसी बीच क्या हुआ कि 2012 के बाद से ही बोल रहे कि नया एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है, इतना करेंगे। तो ये लोग इसी बीच जो डेवलप कंट्रीज थे कि ये लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इंडिया एंड चाइना जैसे देश भी इमिशन कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। तो इसी वजह से तो दूसरा एग्रीमेंट बनाने के लिए भी हो रहा था, क्योंकि इसमें कोई फेज वन को देखकर जैसे साइंटिस्ट लोग, पॉलिसी बनाने वाले लोग, तो उनको समझ में आए कि भाई ये चीज़ चलने वाली है नहीं ज़्यादा, ठीक है।
हालांकि एक्सटेंड कर दिए थे फेज 2 भी। फेज 1 तो सफल हुआ था, लेकिन उतना सफल नहीं हुआ था क्योंकि उससे बाहर हो गए, तो वो सबसे बड़ा एमिटर था उस समय। तो काफ़ी सारे देश इस बात को लेकर कंप्लेन करते थे कि इंडिया और चाइना भी एमिटर हैं, तो इनको भी इस लिस्ट में होना चाहिए। तो इस प्रकार 2012 से तमाम चीज़ें होते 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 2015 में एक नया, इसको हम कलर चेंज करके पढ़ते हैं आगे। तो 2015 में क्या हुआ, ठीक है, पेरिस पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ, ये वन था, ठीक है। इसको आपको याद कर सकते हैं आप, सारे को आप नहीं याद करने हैं, कुछ को आप है जो टर्निंग पॉइंट है, एक प्रकार से बोल सकते हो माइल स्टोन है। माइल स्टोन का मतलब है कि जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 1 माइल हो गया 1.6 किलोमीटर लगभग। तो यहाँ पे एक माइलस्टोन लगा होता है कि आपने इतना दूरी कवर कर ली, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि इसे आदमी को अ, थोड़ा आसानी होती थी कि भाई हमने इतना दूरी कवर कर ली, एक माइलस्टोन पार किया, फिर नेक्स्ट 1.6 करोड़ नेक्स्ट माइलस्टोन पार किया। उसी प्रकार ये क्लाइमेट चेंज की माइलस्टोन्स हैं, ठीक है। तो 2015 में ये हुआ। उसके बाद इसमें क्या क्या हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये टॉप टू बॉटम था। मतलब ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको ये करना है, या कोई सारे डेवलप कंट्री बोला है कि आपको इतना एमिशन कम करना है। और यहाँ पे जो है ये टॉप टू बॉटम नहीं था, बॉटम टू टॉप था। मतलब सारे दोस्त नहीं, सारे देश मिलकर बोलेंगे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। यूएसए बोलेगा हम ये करेंगे, कनाडा बोलेगा ये करेंगे, जापान बोलेगा ये करेंगे, चाइना बोलेगा ये करेंगे, रशिया बोलेगा ये करेंगे, इंडिया बोलेगा ये करेंगे, बोलेगा ये करेंगे, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा हम ये करेंगे। सारे दोस्त अपने अपने प्लान बना कर आएंगे, उसको बोलते हैं एनडीसी, ठीक है। एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब मैं इतना कंट्रीब्यूशन करूंगा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, मैं ये कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना एमिशन कर रहा हूँ, मैं इतना रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें मैं ये करूंगा। एंड फिर दूसरा इसमें बात ये हुई कि इसमें इसमें फोकस था, ठीक है, लॉन्ग टर्म। और क्लाइमेट वहाँ पे फोकस था, कोई फोकस ही नहीं शॉर्ट टर्म में। आपको इतने करना है, जैसे 5% आपको एवरेज रिडक्शन, ये एवरेज था जो हमने वहाँ पे बोला ना, 1990 फेज 1 में इमिशन को 5% रिडक्शन करो, वो एवरेज था। सारे देश के लिए थोड़ा बहुत वेरिएशन करता था, लेकिन एवरेज उतना ही आता है ना, 5% के आसपास। तो यहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट है, यहाँ पे दो टारगेट है, एक है 1.5 और एक है 2 पॉइंट नहीं, 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक 1.5 डिग्री। 1.5 मतलब, इसका मतलब है कि आप इसको बोल सकते हो थ्रेशोल्ड है, आपने ये ब्रीच कर दिया तो आपको ज़्यादा डैमेज नुकसान होगा, आपको कोशिश करना है इसी के बीच रहना है। और 5.5 भी टारगेट करना है कि हमारा मिशन इसी के बीच में रहे। और क्या है पेरिस में एग्रीमेंट में, और हाँ, 5 5 साल बाद, 5 साल, 5 ईयर में इमिशन होगा, इसका क्या बोल सकते हो, जीएसटी, ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, ठीक। इसका एनालिसिस किया जाए कि सारे लोग जो दे रहे हैं 5 साल बाद, कि अपने लोगों ने जो बोला है, आप लोग जो पॉलिटिशियन से फेंक के आए हो, सब जो मीटिंग होती है इसमें लंबी लंबी फेंकते हो, तो उसका जो है एक प्रकार से एनालिसिस होगा हर 5 साल बाद। एंड और पेरिस एग्रीमेंट में क्या है कि हाँ, ये बोल सकते हैं कि 1.5 हमारा टारगेट, कोशिश करें कि हम इसी को अप्रोच करें, लेकिन 2100 के आसपास, लगभग 2000, जो हमारा 21वीं सेंचुरी चले, इसमें 2100 के आसपास हमारा क्लाइमेट चेंज जो है, हाँ, हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, हालांकि हम इतना ही, लेकिन हम मान सकते हो कि इस केस में इतना हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं, रुको हम इसको ऐसे लिखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा है, आप लोगों को मैंने जो भी अभी बताया है, पिछले पता नहीं कितना टाइम हुआ, राहुल के दौरान अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। जो चीज़ें समझ नहीं रही, हालांकि मैं इसका एक नोट्स बना के दूंगा, ठीक है। बाकी क्लास में
बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आगे क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट्स में क्या हुआ, इसका डिफरेंसेस है, पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में, और डिफरेंसेस की बात करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस है। और पेरिस एग्रीमेंट में बोल सकते हो कि क्या क्या इसकी अचीवमेंट हैं, एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो हुए थे, फेज वन फेज टू, वो लोग कितने सफल हुए, क्यों फेल हुए, थोड़ा बहुत उन पर हम और डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड ये लोग मतलब क्लाइमेट चेंज क्या एक्चुअली में कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कि फॉसिल फ्यूल लोग कम बर्न करना कम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये हो सकता है भाई उसके पास संसाधन नहीं, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास कोल ही है, तो क्या करें। जैसे लाइक इंडिया है, इंडिया के पास कोल है तो बर्न कर रहा है क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है। और बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।